ओके यस सर, गुड मॉर्निंग सरकार। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगला चैप्टर पढ़ते हैं, मस्त वाला एकदम, चैप्टर नंबर 3, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई ध्यान इधर सर। 2 सेक्शन आपकी कोर्स में, सेक्शन नंबर 12 और 13, बहुत इजी है, मस्त है, पर पढ़ लेंगे यार। पहले होता क्या है तो समझ ले। क्लियर? सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, इनमें क्या क्या लिखा है ये तो सर मैं पढ़ा दूंगा, पर पहले मैं आपको बताऊंगा कि टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय टाइम ऑफ सप्लाई? कहां से आया, क्यों आया, ये पढ़ ले क्या बेटा? पहले हम ये पहले बातें कर ले क्या यार? पंचायती कर ले क्या पहले? चलो मस्त वाला पंचायती करते बेटा, मस्त वाली बातें करते कि आखिर ये सिस्टम कैसे बना। पूरा सिस्टम बना दूं आपके सामने बेटा। चलो एक मस्त वाली बात बताता हूं आपको रिगार्डिंग द टॉपिक। सर ये बात है बहुत पुरानी। क्या? पहले, बहुत पहले, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज विजू भैया। हाँ तो मैंने नहीं बोला कि आज नहीं है, वंस अपॉन अ टाइम विजू भैया थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा विजू भैया नाम रहेगा बेटा, सबके भैया विजू भैया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार। ओके मान लो, गुड सर, हिंदुस्तान में गुड्स के मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज लगता था, सेल ऑफ गुड्स पर वेट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था बच्चों। ओके दिव्यम मैं इन चैप्टर्स का पीडीएफ शेयर कराता हूं बेटा आपके। ओके ध्यान देना अभी। ओके और जो एप्लीकेशन के थ्रू देख रहे हैं उनको भी मैं शेयर कराता हूं, और जो गूगल ड्राइव के थ्रू देख रहे हैं उनको भी मैं शेयर कराता हूं बेटा। ओके ठीक, ध्यान देना। मालिक और तो एक काम करता हूँ ना, मैंने ये अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है ना बेटा, वहाँ मैं शेयर कर दूंगा बेटा। ओके तो जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं उनके पास अगर बुक अब तक नहीं पहुँची है, अब क्योंकि आज ये कल डिस्पैच हो गई होगी, तो आपको आ जाएगा बेटा बुक, तब तक आप पीडीएफ देखिए। ओके क्या कह रहा था मैं आपको? सर गुड्स के मैन्युफैक्चर पे लगता था क्या एक्साइज ड्यूटी, सेल ऑफ गुड्स पे लगता था क्या सेल्स टैक्स, वेट। पता है दीज टैक्सेस वर ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मतलब मैंने गुड्स बेचा और एक्साइज और वेट पे किया, मेरे पे लायबिलिटी आती थी बेटा, मैं सप्लायर हूं बेटा, मेरे पे लायबिलिटी आएगी, मैं टैक्स पे करूंगा। कस्टमर पेमेंट दे रहा है नहीं दे रहा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कस्टमर पेमेंट एडवांस दे रहा है लेट पे कर रहा है, आई डोंट केयर। एक्रूअल बेस पे टैक्स था, गुड्स पे टैक्सेस। क्लियर? और गुड्स पे टैक्सेस कई सालों से थे, कई पुराने टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से थे बेटा। पर सर जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया ने अपने आप को देखा तो हिंदुस्तान में सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं था। देखो मैं बात कर रहा हूं ट्रांजैक्शन पे टैक्स की बेटा, कितना कमाया उस पे लगेगा इनकम टैक्स यार, वो मेरा टॉपिक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं किसका? ट्रांजैक्शंस पे टैक्स। तो सर यहां पर गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी सर्विसेज पे तो टैक्स है ही नहीं, नो टैक्स वाज चार्ज ऑन द ट्रांजैक्शंस ऑफ सर्विसेज। तो 1994 में, कब? 1994 में गवर्नमेंट ने देखा क्यों ना सर्विसेज पे भी टैक्स लगाया जाए, है ना सर? अब सर 1994 में पहली बार ऑन एन एक्सपेरिमेंट बेसिस, ऑन एन गवर्नमेंट ने सर्विसेज पे भी सर्विस टैक्स लगाया। 1994 में केवल 3 सर्विसेज ऐसी थी जिन पे था सर्विस टैक्स। कितनी बेटा? जिन पे लगाया क्या सर्विस टैक्स। और सर देखो कोई भी टैक्स होता ना बेटा, वो देने में अपने वो हेडेक होती बेटा,
ऐसा लगता है कि अपने पैसे गए बेटा, हाँ है ना। तो पहले केवल 3 सर्विस पे लगाया टैक्स, और उसमें भी बोला सर्विस प्रोवाइडर को क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, तेरी जेब से नहीं देना है, तेरे को कस्टमर से लेके फिर देना है हाँ है ना, क्लियर। और बोल दिया सप्लायर को तेरे को कस्टमर से लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो तेरे से लेंगे सब। इनडायरेक्ट टैक्स का फंडा यही ना यार, हम तो सप्लायर से टैक्स लेंगे सर, तुम कस्टमर से नहीं ले रहे, तुम्हारी इच्छा है, ऑब्वियसली वो कस्टमर से लेगा ही लेगा बेटा टैक्स तो, क्लियर सर। अब ऐसे केस में केवल 3 सर्विस पे टैक्स लगाया, और वहां बोला क्या सर्विस प्रोवाइडर चिंता मत करो, क्या बोला सर, तुमको जब क्लाइंट पेमेंट करेगा तब तुम सर्विस टैक्स पे करना, क्या बोला सर। जैसे 1 लाख का बिल आपने लिखा, उस पे मान लो 15% वो सर्विस टैक्स, सपोज मान लो सर, कितना हो गया बिल बेटा, 1,15,000 का बिल हो गया बेटा। 1,15,000 का जो बिल हुआ है, यहां बोल दिया 15,000 रुपए जो सर्विस टैक्स है ये तुम्हें आज पे नहीं करना है, जिस दिन क्लाइंट आपको 1,15,000 पे करेगा उस दिन उसमें से 15,000 आप हमको पे कर देना। सर अगर उसने एडवांस पे किया तो एडवांस में हमको पे कर देना, लेट पे किया तो लेट पे करना, आधा ही पेमेंट किया तो आधे पे सर्विस टैक्स हमको दे देना सर। प्योरली रिसीट बेसिस पे लगाया था सर्विस टैक्स, क्या बोला सर, क्योंकि नया टैक्स था ना यार, प्यार से एकदम, चिंता मत, कोई बात नहीं, क्लियर सर। और वहां बोल दिया क्या कि सर्विस टैक्स लगेगा प्योरली रिसीट बेस पर, कस्टमर से पैसा आएगा टैक्स पे करना, कस्टमर से पैसा नहीं आए टैक्स पे मत करना, लेट आए लेट पे करना, आधा है आधा पे करना, एडवांस आए तो एडवांस में पे कर देना। पर गुड्स पे टैक्स कैसे, एक्रूअल बेस पे, कस्टमर पे करे ना करे, तूने माल बेचा है ना बेटा, टैक्स दे दे। तो गुड्स पे टैक्सेस थे एक्रूअल बेस पे, सर्विसेज पे टैक्स थे रिसीट बेस पे। नया टैक्स था 1994 में पहली बार लगाया गया, और ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ, हर बजट में गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज नहीं ऐड कर देती बेटा, इस पे भी लगाओ सर्विस टैक्स, अच्छा इस पे भी लगाओ सर्विस टैक्स, ओ ओ ओ चलो इस पे भी लगाओ सर्विस टैक्स, अच्छा ये भी अलाओ सर्विस टैक्स, क्लियर। यू वोंट बिलीव 1994 में जब गवर्नमेंट सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था तब केवल 3 सर्विसेज वर चार्जेबल टू सर्विस टैक्स, एंड सर यू वोंट बिलीव देखते ही देखते 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 2011 में सर पता है क्या हो गया, देयर वर 119 टैक्सेबल सर्विसेज, कितनी 119, मतलब लगभग लगभग सारी सर्विसेज पे टैक्स, हाँ जिन पे टैक्स नहीं लगाना था वो एक अलग था, बाकी सारी सर्विस पे टैक्स। जैसे गवर्नमेंट लगता है कि ये भी सेक्टर है जिसे लोग कमा रहे, आने दो लगाओ सर्विस टैक्स, अरे हाँ है ना भाई, क्लियर सर। और सर ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ गवर्नमेंट का कि वन ऑफ द बहुत बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स हो गया गवर्नमेंट का सर्विस सेक्टर, क्लियर। और 2012 में तो कमाल हो गया पांडे जी, बात ही खत्म। 2012 में क्या कर दिया बेटा, ऑल सर्विसेज आर लायबल टू सर्विस टैक्स, पिक्चर क्लोज, एक्सेप्ट कुछ सर्विसेज इनको टैक्स नहीं लगाना था उनको छोड़ दिया, बाकी बोल दिया क्या सब पे टैक्स लगा दो साहब। पहले लिस्ट थी क्या इन पे टैक्स लगेगा, 2012 में क्या कर दिया बेटा, इन पे नहीं लगेगा बाकी सब पे लगेगा, उसको बोलते थे क्या नेगेटिव लिस्ट बेस्ड सर्विस टैक्स, जो आपने भी सुन लिया होगा शायद, है ना, क्लियर। वही जीएसटी में कंटिन्यू है बच्चों, सर जीएसटी विल बी लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, और बहुत याद आया बेटा आपको, शेड्यूल 3 पढ़ा ना आपने बेटा, नहीं द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस बच्चों, हाँ है ना भाई, यस सिस्टम समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर सर। मतलब ये बातें बकवास नहीं, काम आ रही है बेटा, लिंक कर दूंगा मैं आपको, समझ में आ गया है बेटा। सरकार सुनना, 1994 में जब पहली बार सर्विस टैक्स आया ऑन एन एक्सपेरिमेंट बेसिस, 3 सर्विस पे टैक्स लगाया, देखते ही देखते 17 साल के अंदर लगभग 40 टाइम से टैक्स बढ़ गया, 119 सर्विसेज वर मेड टैक्सेबल, और 2012 में तो कमाल कर दिया पांडे जी, ऑल सर्विसेज वर मेड टैक्सेबल, है ना मालिक। अब सर पता है एक्चुअली
ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन याद हो तो बेटा मनमोहन सिंह जी ने, क्लियर, 1991 में, हाँ है ना सर। तो ग्लोबल इकोनॉमी से मैच करने के लिए इन सब पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया हिंदुस्तान के अंदर। अब ग्लोबल टैक्सेस को जब देखा गया तो ग्लोबल टैक्सेस में कई सारी डेवलप्ड कंट्री में था जीएसटी। क्या था बेटा? जीएसटी। 1991 की बात कर रहा हूं आपसे बेटा। सर क्या था बच्चों? ग्लोबल इकोनॉमीज में कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज में आ चुका था क्या? जीएसटी। और अपने एस पे टैक्स ही नहीं था बेटा, केवल जी पे टैक्स था बेटा, गुड्स टैक्सेस। अरे यार सर एक्साइज था, वेट था बेटा, सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स था बच्चों, सर्विसेज में कोई टैक्स था ही नहीं, है ना मालिक। इसलिए 1994 में टू बी ऑन अ इक्वलाइजेशन विद द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सर्विसेज पे भी टैक्स लगाया। क्लियर? ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए अब सब सर्विसेज पे टैक्स लग गया। ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि अब गवर्नमेंट ने सोचा अब तो जीएसटी हिंदुस्तान में ले आते। और ये कोई ऐसा नहीं है 2017 में जीएसटी आया तो केवल 2016 में सपना देखा और 17 में पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। कई सालों से गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि जीएसटी आ जाए हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद ही बात हुई सर, उससे पहले ही बात होती थी बेटा, है ना, बातें होती थी बेटा। सर बात को समझने की कोशिश करना, अभी मजा आएगा आपको बेटा, रियलिटीज बताता मैं आपको बेटा। तो सर लगभग 2007 में बात हुई जीएसटी लाना है, क्लियर, लाना है, बिल्कुल आएंगे, आएगा जीएसटी आएगा, ओके सर। सर बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या है, देखो मैं कोई वो पॉलिटिकल काम दिया करना नहीं बेटा अपने को, खड़े होके पढ़ाना मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर जो रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको बेटा, जो पता होना चाहिए सबको बेटा। सर दिसंबर 2010 कांग्रेस थी बेटा उस टाइम हिंदुस्तान में, दिसंबर 2010 मैडम ने डिसाइड कर लिया कि जीएसटी तो आएगा। मैडम मतलब राहुल की मम्मी बेटा, डिसाइड कर लिया जीएसटी तो आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जीएसटी तो आएगा, है ना सर। लगभग 2009 वगैरह में बात कर ली फाइनल कि आएगा। अब साहब उनकी टीम पूरी लग गई बेटा, क्लियर। सर समझ नहीं आया क्या होगा, राहुल बाबा समझे गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर जीएसटी। सरकार यू वोंट बिलीव, जीएसटी एक्ट बना दिया था बेटा उस टाइम पे, सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट, और इंडिया का जीएसटी एक्ट तैयार, इंडिया का जीएसटी एक्ट तैयार, सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट, कोई स्टडी नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, बस आ गया जीएसटी। मैडम ने बोला ये लो सब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, मैडम को बताया था कि आने वाले कुछ सालों में वापस इलेक्शन आएंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी साहब, जीएसटी अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो एक मुद्दा रहेगा हाथ में कि हमने जीएसटी इंप्लीमेंट किया हिंदुस्तान में, हम देश को आगे ले जा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं साहब, कॉपी करके पेस्ट। सर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई हेडक्वार्टर्स दिल्ली लेटर भेजा पार्लियामेंट से कि हमने जीएसटी ड्राफ्ट एक्ट बना दिया है, आप इसको देखें, अपना डेलीगेशन यहां भेजे और अपना रिप्रेजेंटेशन दे कि ये एक्ट कैसा बना हुआ है एंड वेदर जीएसटी शुड बी देयर और नॉट, क्लियर। एंड सर इनफॉर्मली उस टाइम इंटीमेट कर दिया कि तुम रिप्रेजेंट कुछ भी कर लेना, आएगा तो जीएसटी। और देश का पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा था और इंस्टीट्यूट टाइम दिया 25 मिनट का केवल,
पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा और पार्लियामेंट के अंदर अपना पूरा प्रेजेंटेशन देने का टाइम कितना बेटा 25 मिनट का। क्लियर? और बोला कि आप 25 मिनट में आप रिप्रेजेंट करो कि जीएसटी शुड बी देयर और नॉट। पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा है हिंदुस्तान का। और इनडायरेक्टली कह दिया क्या, इनफॉर्मली, कि आएगा तो जीएसटी कैसे आएगा देख लेना आप लोग, विच वाज एन इंसल्ट ऑफ द आईसीआई। जीएसटी तो नहीं आया, मोदी आ गया। सर सुनना बात को ध्यान से, दिसंबर 2010 आईसीआई ने रिप्रेजेंट किया, पार्लियामेंट में अपना डेलीगेशन भेजा और बोला जीएसटी आना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट होना चाहिए। पर ऐसे कॉपी करके पेस्ट। सिंगापुर इतना सा देश है सर, हिंदुस्तान में देखो आप, एक्साइज सर्विस टैक्स तो पहले भी एक था, अभी भी एक है साहब, कोई तकलीफ ही नहीं है। दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता था, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, ऑल इंडिया एक ही टैक्स है। बट यू वांट टू मर्ज द वेट लॉज, सेल्स टैक्स लॉज ऑफ द ऑल स्टेट्स इन द जीएसटी। हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से एक्ट बनाया हुआ था, अपने अपने हिसाब से लॉ बनाया हुआ था, एंड यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। सिंगापुर वगैरह से कॉपी करा है, इससे बड़े हमारे स्टेट से। या स्टेट चेंज करो, लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है साहब। या स्टेट चेंज करो, लोगों के कपड़े चेंज हो जाते, लोगों का खाना चेंज हो जाता, लोगों के भगवान चेंज हो जाते। एंड यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। हर स्टेट ने अपने अपने स्टेट के कल्चर के हिसाब से लॉ बनाए हुए यार। सोशल इंपोर्टेंस गुड्स हर स्टेट वाइज अलग अलग है, उन्होंने सपोर्टिंग एक्ट बनाए हुए हैं। एंड यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। हाँ है ना? क्लियर? वो भी विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। यहां मुंबई नरीमन पॉइंट, जो मुंबई का सबसे महंगा एरिया है, वहां की प्रॉपर्टी रेट्स, और सर कोलकाता जवेरी बाजार, वहां की प्रॉपर्टी रेट्स कंपेरेबल नहीं है सर। दोनों मेट्रो सिटीज के पीक पॉइंट है बेटा। हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टेट ऑफ इंडिया? सर सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वाज विद द आईसीएआई, भले वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, वही पार्लियामेंट हो गई भंग, वही पार्लियामेंट में जीएसटी का मुद्दा हो गया बंद, और आईसी ने अपना काम 5 मिनट में करके दिखाया। और बोला क्या, आपने हमको आपके प्रेस्टिजियस 25 मिनट्स का वक्त दिया था, देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा है उसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, और सर हमने अपना काम 5 मिनट में कर दिया। दैट्स द सीए ऑफ द इंडिया। हाँ है ना? क्लियर? और सर कुछ ना हो पाया। दिसंबर 2010 पार्लियामेंट के अंदर, ये कोई ऑफिशियल न्यूज में नहीं है सर, 12 के दिए बोला हाँ जीएसटी आ रहा है साहब, बजट सेशन में आ जाएगा, फिर मार्च में आ जाएगा, मार्च नहीं तो जुलाई में आ जाएगा, नहीं तो बाद में आ रहा है, बस कुछ ना हो पाया सर। क्लियर? एंड सर दिन बेटा वहां जीएसटी हो गया ड्रॉप और ना हो पाया इनसे। पर सर उम्मीद पर दुनिया कायम। अब गवर्नमेंट ने देखा, देखो पॉलिटिकल मुद्दे अपनी जगह पर है, देश को आगे लेना अलग मुद्दा है सर। तो देश के जो लॉ मेकर्स है वो पॉलिटिकल लोग नहीं है यार, देश के जो लॉ मेकर्स है, उन्होंने बोला आज नहीं तो कल कुछ तो होगा, ऐसा होगा हिंदुस्तान में जीएसटी, आज नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा। तो क्यों ना सर सिस्टम को धीरे धीरे मर्ज करना चालू करें, है ना? क्यों ना सिस्टम को धीरे धीरे मर्ज करना चालू करें। जिस दिन जीएसटी आएगा तब आएगा साहब, टू बी कन्वर्सेंट विद द जीएसटी सिस्टम धीरे धीरे मर्ज करना चालू करते हैं। गुड्स पे टैक्सेस थे कैसे? एक्रूअल बेस पे, और सर सर्विसेज पे टैक्स था कैसे? रिसीट बेस पे। है ना भाई? क्लियर? सर तो गवर्नमेंट ने सोचा जीएसटी जब आएगा तब आएगा, एक काम करते सिस्टम मर्ज करने की कोशिश तो करते, इसलिए इन्होंने क्या किया, सर्विस टैक्स को भी एक्रूअल बेस पे कर दिया, सर्विस टैक्स को भी एक्रूअल बेस पे कर दिया अगले ही बजट में बेटा। सर फरवरी 2011 की बात करूंगा आपसे बेटा, एंड दे केम आउट विद द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011। नॉलेज की बता रहा हूं मैं आपको सर, मजा आएगा सर आपको, सुनिए ध्यान से। सर दिसंबर 2011 में, सॉरी दिसंबर 2010 में जब फिक्स हो गया कि जीएसटी ना हो पाएगा, पर सर फरवरी 11 के अंदर गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं 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 कोई बात नहीं, अभी जीएसटी नहीं हो पाया, आज नहीं तो कल तो हो पाएगा सर, इसलिए एक काम करो, टू बी कन्वर्सेंट विद द जीएसटी सर्विस टैक्स को भी एक्रूअल बेस पे कर दिया। कैसे कर दिया बेटा? गुड्स पे टैक्सेस कैसे थे बेटा? मतलब इनवॉइस इश्यू किया, गुड्स पे टैक्स था बेटा, भले पेमेंट आया ना आए,
क्लियर? सर्विस टैक्स को भी आवाज यानी क्या कर दिया सर? एक्रूअल बेस पे कर दिया और बोल दिया क्या, आपने अगर इनवॉइस इशू किया, आपने अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा, भले कस्टमर पेमेंट करे या ना करे। और सर्विस टैक्स को भी इन्होंने क्या कर दिया बेटा? बोलो, एक्रूअल बेस पे कर दिया। पर देश कौन सा बेटा अपना? हिंदुस्तान। सरकार भी हिंदुस्तानी। सर इन्होंने जीएसटी के नाम पर सर्विस टैक्स को एक्रूअल बेस पे तो कर दिया, पेमेंट बेसिस भी नहीं छोड़ा बेटा। और बोल दिया क्या, एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और सर वहां पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स बना दिए और बोल दिया क्या, सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा जब आपको सर्विसेज के लिए आपने इनवॉइस इशू कर दिया वो, या पेमेंट आ गया वो, विच एवर इज अर्लियर। सर्विसेज सप्लाइड और अग्रीड टू बी सप्लाइड। सर्विसेज सप्लाइड और अग्रीड टू बी सप्लाइड। और इन्होंने सर्विस टैक्स को एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बेस पे कर दिया। और बोल दिया क्या, कस्टमर पेमेंट अगर एडवांस दे दे तो भी सर्विस टैक्स पे कर दो, कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा पर आपने बिल इशू कर दिया तो भी सर्विस टैक्स दे दो। मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जब सर्विस टैक्स लगेगा। हाँ है ना, 2011 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया। पर हाँ, गुड्स पे टैक्सेस कैसे थे बेटा? एक्रूअल बेस पे बेटा। फिर 2014 में मोदी सरकार बनी, जीएसटी पे कार्यक्रम चालू हुआ, एंड सर 2016 के अंदर फाइनल हो गया, जीएसटी आ रहा है। एंड सर 2017 में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया। अब जीएसटी का नाम क्या बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब तो टैक्स एक ही है, अब तो सिस्टम एक करना ही पड़ेगा यार। तो साहब गुड्स को भी क्या कर दिया इन्होंने? एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कर दिया। और बोल दिया क्या, गुड्स हो या सर्विसेज हो, व्हेन सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड, सप्लाई होगा और जीएसटी लगेगा। और गुड सेक्टर पे भी क्या कर दिया इन्होंने बेटा? सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसे बन गया सेक्शन नंबर 12 गुड्स के लिए और सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज के लिए। भारत माता की जय। और सप्लाई की डेफिनेशन लिख डाला क्या, सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड, भली गुड्स हो या सर्विसेज हो। देखो कितने होशियार है, पहले गुड्स पे टैक्स था कैसे? एक्रूअल बेस पे। सर्विसेज पे टैक्स लगाया कैसे? रिसीट बेस पे। और बोल दिया क्या, जब पैसा आएगा तो टैक्स पे करना, टैक्स पे मत करना। पर टू बिट कन्वर्जन विद द जीएसटी इन्होंने क्या कर दिया, सर्विस टैक्स को भी एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे कर दिया। फिर बोल दिया अब तो जीएसटी आ ही रहा है, अब तो सर गुड्स भी टैक्स मर्ज करने पड़ेंगे, तो गुड्स पे भी क्या कर दिया, एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब टैक्स लेने की बात आ रही है तो बोलते हैं क्या, विच एवर इज अर्लियर। आने दो, इनकमिंग फ्री। और ऐसे बन गया टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप मजा आया बेटा आपको। कैसे बना, क्यों बना, ये बैकग्राउंड समझ में आया कि नहीं आया? अब पढ़ते हैं सेक्शन में 12 और 13। अब देखो कैसे मजा आता है आपको। ये कहां बना, कैसे बना, क्यों बना, क्या स्टोरी थी, क्या इसकी पूरी हिस्ट्री थी, पूरी खोल के रख दी। शायद समझ में आया बेटा आपको, है ना मालिक? आइए बच्चों, सेक्शन नंबर 12 से शुरू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 गुड्स के लिए है, सेक्शन 13 सर्विसेज के लिए। थीम समझ में आया कि नहीं आया रे? सेक्शन कैसे बने वो समझ में आया कि नहीं आया? क्या बना वो तो पढ़ लेंगे रे, कैसे बना और क्यों बना वो समझ में आया कि नहीं आया? अब पढ़ो, ऐसा लगेगा अरे ये तो हमको आता है। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 1, ध्यान इधर। अच्छा ए भाई, सप्लाई पर जीएसटी लगता है, हमने पढ़ लेना बेटा यार। पर किस टाइम मानेंगे कि सप्लाई हो गया? वो समझ में आएगा कहां से? सेक्शन नंबर 12 और 13 से बेटा। अच्छा, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस दिन लायबिलिटी आ जाएगी बेटा, हाँ है ना? पर क्या उस दिन टैक्स पे करना है क्या? टैक्स मंथली बेस पे करना होता है। पूरे महीने में जो लायबिलिटी आई होती है उसका एक साथ 20 तारीख जनवरी महीने का 28 फरवरी। अभी टेम्पररी जस्ट आपका माइंडसेट तैयार करने के लिए बोल रहा हूं बेटा, कुछ एक्सेप्शन होंगे, इसके आगे बात करेंगे हम। तो मंथली बेस पे टैक्स पे करना होता है, पर किस महीने में लायबिलिटी आएगी कब पता पड़ेगा? वो टाइम ऑफ सप्लाई। यहां तक समझ में आ रहा है क्या भाई? क्लियर? आइए सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 उधर मत देखना बुक्स में बेटा, मैं ऐसा याद करूंगा सर आपको लगेगा हमको हर चीज आती है बेटा। मैं पूरा जिंदगी आपको हम जी लेंगे यहाँ पे, सेक्शंस को पूरा याद नहीं करेंगे सर। सर ध्यान देना बेटा। और यही तो चीजें जो आपको हमसे लेनी बेटा, आप समझिए बेटा। बुक्स तो जीवन भर हर जगह मिल जाएगी बेटा आपको, पर ये जो
अभी हमने जो बात करी, हर टॉपिक में जो मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ, चीजें समझाता हूँ कि कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो चीजें हमसे सीखने की आपको बेटा है, वरना बुक्स तो हर जगह मिल जाएगी बेटा आपको। ओके, इन पे ध्यान दीजिए, मजा आएगा, हम जिएंगे पूरा सेक्शन बेटा। सर सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। आई रिपीट, सप्लाई ऑफ 12 जो है वो गुड्स के लिए, 13 किसके लिए, सर्विसेज के लिए बेटा। सर द लायबिलिटी टू पे द जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स विल अराइज व्हेन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी देयर। हाँ है ना भाई, क्लियर। जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, क्या बोला सर, आवाज नहीं आ रही, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस दिन लायबिलिटी आएगी। क्या बोला बच्चों, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस दिन जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, ये फॉलोइंग सबसेक्शंस आपको बताएंगे। तो सबसेक्शन नंबर 1 ने तो केवल लिंक किया टाइम ऑफ सप्लाई को लायबिलिटी से बेटा, है ना भाई, कि जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस दिन लायबिलिटी आ जाएगी। और लायबिलिटी जब आएगी उस दिन पे नहीं करना है, मंथली बेसिस पे करना होता है बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक है। अब लायबिलिटी कब आएगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तब। टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, अभी फॉलोइंग सबसेक्शन बता रहे हैं, सबसेक्शन नंबर 2 से शुरू हो रही बात से बेटा, बात समझे जाता बेटा। आइए सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 2, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बोला सर, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, shall be date of issue of invoice or receipt of payment whichever is earlier। आता है ना आपको ऑलरेडी यार, अब टाइम लगेगा क्या बेटा मेरे को, अब कुछ चेंज भी होगा तो समझ में आएगा क्यों चेंज हुआ है, अमेंडमेंट भी होगा ना, मेरी गारंटी आपको समझ में आएगा अमेंडमेंट क्यों हुआ बेटा। मालिक, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, अगर एडवांस पेमेंट आया है तो जितना एडवांस आया उस पर लायबिलिटी आएगी बच्चे, टू द एक्सटेंट पेमेंट इज रिसीव्ड। 10 लाख में से 2 लाख रुपए आया तो 2 लाख पे टैक्स पे कर दो बेटा, हाँ है ना भाई। ओके तो सर टाइम ऑफ सप्लाई गुड से क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ, आवाज नहीं आ रही, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। ओके, मतलब मान लो कस्टमर अपने को पेमेंट बाद में करने वाला है, हम तो गुड्स बेचेंगे, बिल इश्यू कर देंगे बेटा। अगर बिल इश्यू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मतलब जीएसटी की लायबिलिटी आ गई। अब कस्टमर तो पेमेंट 3 महीने बाद करेगा, हमको जीएसटी अभी पे करना जेब से बेटा। देश कौन सा बेटा अपना, भारत, हिंदुस्तान, लोग हिंदुस्तानी, दिमाग पहले चलता है बेटा। अच्छा, मतलब पेमेंट नहीं आया तो भी जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर इनवॉइस इश्यू कर दिया तो एक काम करने का, क्या करने का बेटा, ये देखो ये जनता देश की बेटा, एक काम करने का, इनवॉइस इश्यू करने का ही नहीं। इनवॉइस कब इश्यू करने का, जब पेमेंट आए। नाउ व्हिचएवर इज अर्लियर, एवरीथिंग इज अर्लियर, है ना सर। तो जब देश हिंदुस्तान, लोग के सर देश की लोग हिंदुस्तानी तो सरकार भी तो हिंदुस्तानी बेटा। उन्मुला, जहां से तुम चोरी रोकते हो वहां से हम शुरू करते हैं। What you cannot do directly, you can never do indirectly, वो भी तो हम में से चुन चुन के पहुंचे हुए हैं। क्लियर, उनको पता है हमारे देश के लोग कैसे कैसे है सर, हाँ है ना बेटा, क्लियर। इसलिए आपके लिए एक प्रोवाइजो डाल दिया बेटा कि अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था एज पर लॉ सेक्शन नंबर 31, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे हम। क्या बोला बेटा, अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू कर दिया विद इन द टाइम लिमिट जो लॉ ने अलाउ किया है एज पर सेक्शन नंबर 31, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो जिस दिन इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31 वो दिन, या रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है सर। अब दिमाग में क्वेश्चन क्या बेटा,
व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस? व्हाट इज द, हम क्या पढ़ रहे बेटा, गुड्स पढ़ रहे कि सर्विस पढ़ रहे? गुड्स। सर्विस की बात मेरे को भी नहीं आती बेटा, सेक्शन 13 पढ़ेंगे तब याद आएगी बेटा, अभी याद करके नहीं आया बेटा आज में। सर सुनना बात ध्यान से, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए। सर वहां लिखा है क्या पता है आपको? गुड्स के केस में, किसी केस में बेटा? गुड्स के केस में इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है? चलो आप बताओ, बिना बिल के क्या गुड्स बाहर जा सकता है क्या? मेरी फैक्ट्री है साहब, माल बेच रहा हूं, ट्रक के साथ बिल नहीं है बेटा। ट्रक मतलब ट्रक में माल भर के गया है बेटा, रास्ते में पुलिस ऑफिसर ने, जीएसटी ऑफिसर ने गाड़ी रोकी है, बिल का है? हाँ आ रहा है बिल। कैसा हो सकता है? इसलिए इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है आप बताओ? बस बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूं सोचो, आंसर अपने आप आएंगे। लोग किसने बनाया? हमने बनाया है। समझा मेरी बात? सर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स बेटा, बिना बिल के गुड्स बाहर नहीं जा सकता। इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स, आपको ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा एज पर लॉ। अगर आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो रेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए, मतलब जब रिमूव किया था बेटा, क्लियर? वो या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। यहां तक बात समझे क्या मेरी? यार बेटा आवाज नहीं आ रही ओए? अरे क्लियर? डन। तो ये बन गया आपका सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2। तो कुल मिला के गुड्स के केस में जीएसटी लग जाएगा कब? एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कब बेटा? एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे क्या लग जाएगा बच्चों? जीएसटी। पर सर बिफोर जीएसटी जब एक्साइज था, जब सेल्स टैक्स था, वेट था बेटा, तब क्या था बेटा? गुड्स पे प्योरली टैक्स था। कैसे? एक्रूअल बेस पे था बेटा। अरे कैसे था मालिक? कि इनवॉइस इश्यू करेंगे, लायबिलिटी आएगी, पेमेंट एडवांस है तो हमको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यस या नो? क्लियर? अब जैसे ही जीएसटी ले आया है, गुड्स के केस में भी एडवांस पे टैक्स लग गया बेटा। तो गुड्स के जितने भी सप्लायर थे उन्होंने बोल दिया हमारे को तो जीएसटी चाहिए ही नहीं, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, गया तिल लेने, वी डोंट केयर। हमारी बैंड में जाके आप देश का भला कर रहे हो, वो ना आ पाएगा। तो गुड्स इंडस्ट्री वाले नाराज हो गए मोदी जी से, सर गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए, बोले नहीं नहीं हमारा नहीं होगा सर, धंधा ही नहीं करने का, चल बंद करो। सर नाराज हो गए, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? एक नोटिफिकेशन इशू किया और बोला चिंता मत कर मंगल। क्या बोला मालिक? और बोल दिया क्या? ऐसे केस में आपको, गुड्स के केस में, कैसे केस में बेटा? अच्छा सर्विस में तकलीफ नहीं दी है, क्यों? सर्विस में तो पहले से ही था ना यार। सर्विस वाले बोले हमारे भी नहीं चलेगा, दिमाग खराब कर, पहले भी था ना, चल बैठ। क्लियर? सर्विस वालों को तो बोलने का मौका नहीं दिया बेटा, ऑब्वियसली बात है, पहले से तुम्हारे ये था सिस्टम, मजा तुम्हारे लिए कुछ चेंज किया नहीं हमने। गुड्स वालों के लिए बोल दिया क्या? इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स, क्या बोला सर? तो कस्टमर ने अगर आपको एडवांस पेमेंट किया है तो उस पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, और आपके लिए क्या हो जाएगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड। अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं किया था बेटा, इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना है। भारत माता की जय। और एक नोटिफिकेशन देके बोल दिया क्या कि गुड्स के जो सप्लायर है उनको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, उनको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 में ये लिखा है, आज भी लिखा है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर टाइमली बिल इश्यू नहीं किया तो द टाइम व्हेन द इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसा लिखा हुआ आज भी, पर एक अलग से नोटिफिकेशन देके बोल दिया कि सर आप गुड्स के सप्लायर अगर आप हो तो आपको रिसीट ऑफ पेमेंट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आपको ये एडवांस पे टैक्स पे करने की हेडेक नहीं है, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, एक्सेप्ट
अरे जुआ खेलोगे तो एडवांस दिया है, उसी टाइम टैक्स पे करना है। ऑनलाइन मनी गिविंग पहले पैसे जमा कराओ फिर गेम खेलो बेटा, होता है ना। तो सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, अरे एक्शनेबल क्लेम को गुड्स मानते ना बेटा, क्लियर। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में आपको एडवांस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, बाकी किसी केस में आपको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों आपको? आवाज नहीं आ रही हुई? पक्का, डन। ये सेक्शन में 12 सब सेक्शन में 2 खत्म होता है। अब शायद मजा आ रहा है बेटा आपको बाद में। अरे क्लियर, पक्का, डन। अब कुछ बातें और बता दूं मैं आपको बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा पिक्चर? चलिए ठीक है, आइए सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन में 2 बोलता है क्या? इन केस ऑफ गुड्स। क्या बोला बच्चों? जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब आएगी बेटा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया एज पर सेक्शन नंबर 31, तो ऐसे केस में जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था सर, वो दिन आपके लिए मान लेंगे क्या? टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस बेटा? क्या बोला बच्चों? तो उसमें मैंने 3-4 केस है, मैंने केवल एक केस बताया बेटा आपको, अब बाकी केस बता दिया मैं आपको। वैसे तो ये हमारा एक चैप्टर आगे टैक्स इनवॉइस नाम का चैप्टर बेटा, वहां दिए हुए बातें, पर सर वो यहां समझाना इसलिए जरूरी है बेटा आपको, वरना टाइम ऑफ सप्लाई समझ नहीं आएगा। इस पे डिपेंडेंट ना बेटा इनवॉइस कब इश्यू किया बेटा आपने। ओके सुनना, तो अभी पढ़ लेते, वहां टाइम नहीं लगेगा बेटा, उस टाइम पे क्या फर्क पड़ता है? लिंकिंग करना इज वेरी एसेंशियल, और मैंने इस चैप्टर के अंदर वो टॉपिक दिया बेटा आपको। ओके, तो सर इनवॉइस कब इश्यू करना होता है? सबसे पहला पॉइंट जो मैंने पढ़ा दिया आपको, whenever the transaction involves movement of the goods। क्या बोला बच्चा? whenever the transaction involves movement of the goods, जहां पे ट्रांजेक्शन में मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व होता है वो सब क्या होते हैं? उन सारे केस में इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है बेटा? ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। जैसे ये मार्केट मैंने आपको बेचा, देखो मूवमेंट इन्वॉल्व बेटा। अच्छा, मैंने आपके यहाँ भेजा या आप आए? आप आए, क्लियर, और मार्केट खरीद के ले गए बेटा। पैसे पे डिपेंडेंट नहीं बेटा गुड्स, तो गुड्स में पेमेंट आया ना आया बात की बात है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो ऐसे केस में अब सुनना, गुड्स आप मेरे यहां से लेके जा रहे हो या मैंने आपके यहां भेजा बेटा? मूवमेंट तो इन्वॉल्व हुआ ना बेटा यार, मूवमेंट तो इन्वॉल्व हुआ बेटा। तो सर वेन एवर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो सर इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है बेटा? ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। तो जब मैं रिमूव कर रहा हूं उस दिन या उससे पहले मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है, क्लियर। सेकंड, अच्छा मैं भी पढ़ा क्या रहा हूं बेटा, इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है? टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा चुका बेटा आपको। सेकंड केस, जहां पर ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जहां पर ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स। एग्जाम्पल पहले दूंगा तो समझ में आएगा बेटा, हाँ है ना भाई? एग्जाम्पल दो बेटा अच्छा सा, चलिए मान लो, अच्छा एग्जाम्पल दू यार, है मजा आया आपको जीवन में? कोई मशीन है सर, कोई मशीन है जो कहीं इंस्टॉल्ड है बेटा, हाँ है ना? और मशीन मैंने आपको बेच दी बेटा, और मशीन वही के वही है, उस मशीन के मालिक आप बन गए, हाँ है ना भाई? क्या मूवमेंट इन्वॉल्व हुआ बेटा? क्या मूवमेंट इन्वॉल्व हुआ है? नहीं। तो सर ऐसे केस में इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ेगा? क्लियर, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू यू बेटा। एक तरह से जब उस गुड्स का इफेक्टिव डिलीवरी मैंने आपको दे दिया, व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, कि आज से गुड्स तेरा, तो उस टाइम या उससे पहले मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, हाँ है ना मालिक? तो सर जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व है वहां पे ऑन और बिफोर रिमूवल, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं वहां पे व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, या उसकी इफेक्टिव डिलीवरी कर दिया आपने गुड्स की, सर उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना सर? क्लियर। थर्ड केस, या तो क्लियर, गुड्स के केस में। अरे किसके केस में बेटा? गुड्स के केस में बेटा। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बेटा, क्या बच्चों होता है ना सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बेटा यार?
कि गुड्स ले लो आप, हाँ है ना भाई, उसको यूज करो और पसंद आए तो रखना, वरना वापस रिटर्न कर देना बेटा। क्या बच्चे? सर क्या क्या पसंद आए तो रखना, वही वापस भेज देना बेटा, है ना? यस यस यस, ओके ओके। गुड्स की बात कर रहा हूं सर, सुनना बात को ध्यान से। गुड्स गुड्स आइटम नहीं बोला है सर, इधर ध्यान। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं बेटा, जैसे जैसे लोग वैसी सोच, करप्ट माइंड है बेटा इनका। क्लियर सर? आप भी गुड्स ही बोले थे बेटा, हाँ ठीक है सर, पर आपका जो थॉट्स है ना बेटा, उस पर मैंने सवाल किया है, वर्ड्स पे सवाल नहीं किया मैंने आपके, ठीक है सर? हाँ समझ में आ रहा है मेरे को बेटा। मालिक गुड्स, सर्विसेज नहीं, ओके? सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे सर्विसेज का बेटा हम लोग। सरकार मान लो, ये देखो, मतलब ये एनर्जी जोश ये लगे बेटा। सर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर मैंने कोई भी गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेस पे बेचा है बेटा, नहीं नहीं देखो ना, गुड्स अभी भी सर अच्छा है, देखो अच्छी क्वालिटी, गिर गया तो भी वही फर्क नहीं पड़ा बेटा। क्लियर? अच्छी क्वालिटी बेटा, इतना शानदार क्वालिटी बेटा। सर पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, हाँ है ना भाई? ये देखो बेटा, हाँ है ना? कुछ नहीं होता बेटा गुड्स का। सरकार ओके, तो मालिक गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स अगर सेल ऑन अप्रूवल बेस पे दिया है तो सर ऐसे केस में अभी तो माल बिका नहीं बेटा, तो जब मैं रिमूव करूंगा तब इनवॉइस इशू नहीं करूंगा बेटा मैं, तब मैं डिलीवरी चालान इशू करता हूं। क्या इशू करता बेटा मैं? डिलीवरी चालान। क्या इशू करता हूं बच्चों में? डिलीवरी चालान। अब डिलीवरी चालान जो मैंने इशू किया है उसके बेस पे लायबिलिटी आएगी नहीं, क्योंकि इनवॉइस इशू नहीं किया। पर इनवॉइस कब तक इशू करना है सर? यह बोल दिया क्या, या तो उसने अप्रूवल दे दिया बेटा, मतलब सप्लाई हो गया, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। 6 महीने हो गए भाई साहब, अभी तक अप्रूवल नहीं दी तो मान लेंगे अप्रूव हो गया, हाँ है ना भाई? क्लियर? 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल, 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल और एक्चुअल सप्लाई विच एवर इज अर्लियर, उस दिन मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। दिस इज द टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस इन केस गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। क्लियर? समझे मेरी बात? लास्ट केस सर, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बच्चा? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? सुना भाई, आप ध्यान देना मेरी तरफ बेटा, ओके? हाँ नहीं, पीछे पीछे नहीं, पीछे नहीं, हाँ हाँ इधर। सर मान लो, गुड गुड गुड। सरकार कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती है बेटा? जब आप गुड्स को कंटिन्यूसली और कॉन्करेंटली सप्लाई करो थ्रू सम पाइपलाइन, थ्रू सम वायर्स, हाँ है ना, या थ्रू सम ट्रांसपोर्टेशन मोड, या किसी भी मोड से आप कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर रहे हो किसी गुड्स को, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, पानी, यस, है ना भाई? वहां पे देखना गैस पाइपलाइन जो होती है ना बेटा, वहां मीटर लगा होता है, मीटर के थ्रू मेजरमेंट होता है कितना आपने यूज किया है, होता है ना बेटा? और उस मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल बनता है बेटा, होता है ना मालिक? यस। अब सुनिएगा ध्यान से, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, अच्छा ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, हो सकता है मेरा माइन से बेटा, वहां मैं माइनिंग करता हूं बेटा, माइनिंग करता हूं और आपने मेरे से 10,000 टन माल परचेज किया है। अब 10,000 टन माल को सर माइनिंग करने में ही सर 2-3 महीने लगेंगे बेटा, हाँ ना भाई? तो आपने बोला सर जैसे जैसे माल अवेलेबल हो वैसे वैसे भेजते रहना साहब आप, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। और सर आपने और मैंने डिसाइड किया कि सर हर महीने बैठ के हिसाब कर लेंगे सर, ऐसे होता ना यार, हर महीने या हर 15 दिन में हिसाब कर लेंगे एक बार।
तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। आई रिपीट, क्या बोलते हैं सर इसको हम? Whenever you are supplying the goods on continuous basis, तो इनवॉइस कब इश्यू करना, सवाल ही आता है बेटा, है ना? अच्छा, लाइट का बिल कैसा आता है बेटा? मंथली बेस पे आता है ना बच्चों? ठीक है, उसको इमेजिन करना और मैं बोलता हूं बेटा। तो सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डिपेंड्स, सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में डिसाइड करते हैं कि ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस, या तो सप्लायर आपको हिसाब लिख के भेज देगा बेटा, हिसाब लिख के भेज देगा मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेज देगा। क्या भेज देगा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि मैंने इतना था गुड सप्लाई किया, इस दिन सप्लाई किया, तो उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। या फिर कई बार क्या होता है, सप्लायर और रेसिपिएंट मंथली या पीरियोडिकली ऐसा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं एक्सचेंज करते हैं। वो क्या बोलते हैं, सर तुम एक काम करना, हर महीने 5-5 लाख रुपए मुझे पे कर देना। कितना? 5 लाख रुपए। फिर 4 महीने खत्म हो जाएंगे, फिर हिसाब कर लेंगे, जो प्लस माइनस होगा उस टाइम एडजस्ट कर लेंगे बेटा। तो जब आप मुझे 5 लाख रुपए पे कर रहे हो, उस दिन उतने अमाउंट का मेरे को इनवॉइस इश्यू कर देना। आप रेसिपिएंट हो, मैं सप्लायर हूं, सर मान लो हर महीने मैं आपको कंटिन्यूस बेस पर गुड सप्लाई करता जाऊंगा और हर महीने की नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को आपको मुझे 10 लाख रुपए पे करने बेटा, मान लो। तो 5 तारीख को कितना पे करेंगे मेरे को आप? 10 लाख रुपए पे करेंगे। तो 5 तारीख या उससे पहले पहले मेरे को 10 लाख का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। फिर जब मंथ खत्म होगा या जब 6 महीने खत्म होंगे, उसको तो हम अब एक साथ बैठेंगे। 6 महीने का आपने मेरे को 60 लाख रुपए पे कर दिया, 60 का मैंने आपको इनवॉइस भी इश्यू कर दिया, बाद में हिसाब बना कितने का? 62 लाख का बेटा। तो 2 लाख का मैं आपको इनवॉइस और इश्यू कर दूंगा। क्लियर? तो दिस इज हाउ इनवॉइसेस आर इश्यूड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इनवॉइस कब इश्यू करना है? या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सप्लायर दे रहा है किसको? रेसिपिएंट को, या फिर पीरियोडिकली आप मुझे पेमेंट दे रहे हो सप्लायर को, तो उस दिन उतने अमाउंट का मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। बोलो यस सर। और अगर मैंने इनवॉइस टाइमली इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, नहीं तो पेमेंट तो ही नहीं ना बेटा, एडवांस। क्लियर? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपने मेरे को सर टाइमली बिल इश्यू, मैंने अगर आपको टाइमली बिल इश्यू नहीं किया, तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था, वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर बच्चों? क्लियर? ये सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2 अलोंग विद आपका सेक्शन 31 के रिलेवेंट प्रोविजंस खत्म होते हैं। अब आया मजा कि नहीं आया बच्चों? और जितने मैंने आपको एग्जांपल दिए वो मैंने सर बुक के अंदर दे रखे, आपको अच्छा लगेगा पढ़ते वक्त। पर मैं चाहता हूँ बुक से नहीं पढ़ाऊँ बेटा, मैं बुक से पढ़ाऊंगा तो क्या आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे, आपका माइंड जो है ना वो उसी डायरेक्शन चलेगा जो बुक बोलता है बेटा। अभी आपका माइंड ओपन है, मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ सोचने में, आप सोचो क्या होगा, और आपका माइंड बोल रहा होना चाहिए, और वही लॉ में लिखा है, तो याद कभी करना ही नहीं पड़ेगा बच्चों। यार देखो, हर टीचर का, हर पर्सन का टेक्निक अलग होता है यार। क्लियर सर? आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। सरकार सुनना बात को ध्यान से। मान लो सर ये था सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2। मान लो सर अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3 RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वहां पे कौन लायबल होता है बेटा? अरे वहां पे कौन लायबल होता है? रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो कहां लायबल होता है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। कौन कौन से केस में लायबल होता है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पर हाँ वो मेरे को पढ़ाना भी नहीं है बेटा अभी आपको। अगर वो लायबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, मेरा क्वेश्चन ये है बेटा आपसे। और मैं बात कर रहा हूं किसकी? गुड्स की बेटा। कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला बच्चों? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां, क्या बोला बेटा? जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां कौन लायबल होता है बेटा? अब रेसिपिएंट अगर लायबल है तो रेसिपिएंट के एंगल से देखना पड़ेगा ना टाइम ऑफ सप्लाई क्या है ना? क्लियर? व्हेनेवर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वहां पे रेसिपिएंट के एंगल से देखना पड़ेगा कि उस पे लायबिलिटी कब आएगी सर, तो आप उसके एंगल से बात करना बेटा। मान लो मैं सप्लायर हूं बच्चा, आप कौन हो? रेसिपिएंट। अच्छा, और आपको जो मैंने सप्लाई किया उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है ना। हु इज लायबल? हु इज लायबल? रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अब रेसिपिएंट आप लोग हो, आपको गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली पे करना है, आप पे लायबिलिटी कब आएगी बच्चों? उसके लिए सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 बोलता है क्या? सर 3 केस है बेटा उसमें।
3 पॉइंट है, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. फर्स्ट, when such goods are received by the recipient. क्या बोला सर? आपको गुड्स रिसीव हो गया, है ना? क्लियर सर, गुड्स रिसीव हो गया. सेकंड, या फिर आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया. क्या बोला बच्चा? तो जितना पेमेंट कर दिया उस पर लायबिलिटी आ जाएगी. खास बात पता है, खास बात, एडवांस अगर पे किया तो भी लायबिलिटी आ जाएगी बच्चा, क्योंकि वो एडवांस पे टैक्स पे नहीं करना, वो केवल सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 के लिए नोटिफिकेशन इशू हुआ, 3 के लिए इशू नहीं हुआ. तो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 में मान लो आप रेसिपिएंट हो, आप पे लायबिलिटी टैक्स पे करने की, आपने 10 लाख में से 2 लाख रुपए मुझे एडवांस दिए, तो जिस दिन आपने एडवांस दिए उस दिन लग गए. क्या लग गए? जीएसटी. कितने पे लग गए? 2 लाख. ओके बच्चों, सुनना सुनना सुनना, अभी पूरा पॉइंट पढ़ता हूं फिर बात करता हूं आगे. तो 3 केस, 3 पॉइंट्स, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. फर्स्ट क्या है? गुड्स और सर्विस, और सॉरी, व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट. सेकंड, व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर. व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर. और थर्ड, 31st डे. क्या बोला सर? 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस. होता ना सप्लायर रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं हो बेटा, जब उस पर लायबिलिटी नहीं, तो रजिस्ट्रेशन करा, क्या कर लेगा बेटा? तो उसने इनवॉइस इशू नहीं किया, उसने कोई एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, कोई पर्ची इशू कर दी, रिसीट इशू कर दी केवल बेटा, हाँ है ना? क्लियर? वहां से 31st डे. और अगर इनवॉइस इशू किया तो इनवॉइस इशू करने से 31st डे क्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लीएस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3. वापस बोल दो बेटा, मैं सुनना अच्छे से, मस्त हो गए. अपने को कोई टेंशन नहीं, घर जाने के बाद टेंशन आनी नहीं चाहिए बेटा. कभी टेंशन आ रही है मतलब मैंने कुछ नहीं किया काम. ओके, यहां जो पढ़ा है घर जाके नोवेल बजानी चाहिए बेटा, बुक पूरी, ये ध्यान रखना. ये मेरा कमिटमेंट है खुद से. क्लियर? सुनना बात ध्यान से. आपको कोई लैंग्वेज याद नहीं करनी है, आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं करना है, अपने आप होना चाहिए. बस मेरी रिक्वेस्ट क्या है बच्चा, अप्रोच समझे पढ़ाई का बेटा. आप सीखो, यहां पे जो आपने सीखा है बस उसको एक बार चेक करो कि बुक में सही है कि नहीं बेटा. पर जब बुक खोल के आप पढ़ने बैठो, उससे पहले मैंने हर लाइन का बैकग्राउंड आपको दिया है बच्चों. पहले उस माहौल को सर याद करो, मैंने यहां पे क्या बात करी थी आपसे, फिर बुक पढ़ो, फिर देखो. ऐसा मक्खन करने के लिए सर गारंटी है. सरकार मान लो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, रेसिपिएंट लायबल है. अब रेसिपिएंट अगर लायबल है तो रेसिपिएंट के एंगल से बात करने की, टैक्स कब पे करना है? रेसिपिएंट के एंगल से. तो रेसिपिएंट पे टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी? सर 3 केस, सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू दी सप्लायर और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई. विच एवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. खत्म. और क्या है ना भाई? कब गुड्स रिसीव हुआ, कब आपने पेमेंट किया, क्लियर? और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. है ना सर? पक्का? अच्छा, एक क्वेश्चन आता मेरे दिमाग में, 2 क्वेश्चन आते एक्चुअली दिमाग में. फर्स्ट, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर. हूं तो कर लो कम से कम. डेट ऑफ मेकिंग ये क्या होता है? किस दिन मानेंगे आपने पेमेंट किया है? सर आप रेसिपिएंट हो, मैं कौन हूं? सप्लायर हूं. सर आपने मुझे पेमेंट किया, कब मानेंगे आपने मुझे पेमेंट किया बेटा? फर्स्ट. सर सुनना, या तो आपने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी कि यशवंत को पेमेंट कर दिया, या फिर आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट डेबिट हो गया. विच एवर इज अर्लियर. बैंक से पैसा कट गया बेटा, डेबिट हो गया बेटा, या फिर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी कि यशवंत को मैंने पेमेंट कर दिया है. विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू दी सप्लायर. है ना सर? क्लियर? डन. पॉइंट समझ में आया बेटा? ओके. तो सरकार डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू दी सप्लायर समझ में आ गया बच्चा. अब एक पॉइंट मेरे दिमाग में रहता है, 31st डे. क्या बोला बच्चा? 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. मान लो
15 जनवरी को आपने इनवॉइस इश्यू किया, मैंने इश्यू किया बेटा, यू आर द रेसिपिएंट। यहां से 31st डे देखना है, क्या देखना बेटा, 31st डे। तो क्या कई बार नंबर ऑफ डेज काउंट करने में गलती हो जाती है बेटा अपने से? आपको प्रोविजन याद है बेटा यार, प्रोविजन लिख के भी सही आए, और 31st डे वाला मामला गड़बड़ जाता है कभी बार, तो मेरे को वो भी सिखाना बेटा आपको, ठीक है? तो ये गलती नहीं है आपसे। तो मैं कैसे सोल्व करता हूं, देखना ध्यान से, ये 15 को काउंट नहीं करने का बेटा। तो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं बेटा, 31, हर बार हर साल वही होता है बेटा, ऐसा बचपन में सिखाया बेटा आपको, हाँ है ना भाई, क्लियर? 31 डेज आर इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो एक काम करो, मैं सिंपल से क्या करता हूं, 31 में से क्या लेस कर दे बेटा, 15 लेस कर दे, कितना बच गया बेटा, तो 16 डेज तो हो गए जनवरी के बेटा, हाँ है ना भाई? कितने होने चाहिए बेटा, 31st डे निकालना बेटा, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 31 आ जाएगा, तो वैलेंटाइन डे के नेक्स्ट डे बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? 15th February इज द 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और सर उस अकॉर्डिंग 31st डे निकालेंगे, फिर देखना डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स क्या है, फिर देखना डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर क्या है, और विच एवर अर्लीस्ट जो होगा वो क्या टाइम ऑफ सप्लाई। बोले सर ये हो गया क्या, सेक्शन 13 सेक्शन 12 सबसेक्शन नंबर 3। एक पॉइंट और इसमें एक प्रोवाइजो और दे रखा है कि अगर कभी इन तीनों पॉइंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं डिटरमाइन हो रहा है, अगर इन तीनों पॉइंट से कभी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है, मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि गुड्स कब आया, पेमेंट कैश में किया जो रिकॉर्डेड ही नहीं साहब, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट डिटरमिनेबल नहीं है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या एनी अदर डॉक्यूमेंट। सर सप्लायर जीएसटी में दूर दूर तक कहीं नहीं बेटा, उसने इनवॉइस किया, कुछ भी इश्यू नहीं किया आज तक जीवन में बेटा, 31st डे भी नहीं निकल रहा है बेटा, अब क्या करेंगे? तो सर यह एक प्रोवाइजो दे दिया और बोल दिया क्या, जिस दिन रेसिपिएंट ने वो ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, क्या बोला मालिक, जिस दिन रेसिपिएंट ने वो ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। जब आपने वो खर्चा बुक कर दिया बुक्स में, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? ये था आपका सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 3। जहां जहां क्या बोला सर, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है वहां वहां, अरे कहां कहां, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है वहां वहां टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, और सर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर इन तीनों इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है वही क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? पक्का बच्चों? डन। ये था आपका सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3। देखो सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 4, हर सेक्शन को इतना अच्छा आप पढ़ो, उसको जियो कि सर क्वेश्चन कुछ भी बन जाए यार। क्वेश्चन कहां से बनेंगे, नहीं से बनेंगे ना यार। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 4, अगर आपने कभी वाउचर्स या कूपन्स इश्यू किए, क्या किया बेटा, गुड्स के बेटा, अगर आपने कभी वाउचर्स या कूपन्स इश्यू किए रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा बेटा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है बेटा, 1 मिनट का पॉइंट है सर। इसमें 2 केस बनेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर, वेरी गुड बेटा। सर केस नंबर 1 बोलता है क्या, इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो जब वाउचर आपने इश्यू किया वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, भले उसने वाउचर रिडीम किया कि नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ रहा। पर केस नंबर 2 बोलता है क्या, इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो आप भी बोलोगे सर अभी तक तो अच्छा पढ़ रहे थे, अब क्या आपकी आदत लग गई बेटा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो मजा आएगा। ये तो मैंने केवल प्रोविजन बोल दिया एक्चुअली, अब सुनना विद एग्जाम्पल। सरकार 1 मिनट फिट होगा सर, कोई तकलीफ नहीं, बहुत इजी है सर।
अब आप कहेंगे इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मान लो अपना ज्वेलरी का एक शोरूम है बेटा, मंगल ज्वेलर्स। सर अपना ज्वेलरी का एक शोरूम है, जहां से क्या बेचता बेटा मैं? ज्वेलरी बेटा, सोना, गोल्ड ज्वेलरी बेटा, है ना भाई? अब मालिक, अब गोल्ड की ज्वेलरी जो मैं बेचता हूं उसके लिए मैंने आपको 2000 रुपए का वाउचर दिया, क्लियर? सर किसी प्रमोशनल स्कीम में आपको मैंने 2000 रुपए का गोल्ड का वाउचर दिया और बोला अगले 6 महीने में इसको कभी भी आप रिडीम करा देना। साहब होता ना कई बार ऐसा, है ना? तो क्या दिया मैंने आपको? किसका दिया है? गोल्ड की ज्वेलरी का बेटा। मतलब ये पता है ना कि इस वाउचर के अगेंस्ट क्या मिलेगा? गोल्ड की ज्वेलरी बेटा, गोल्ड नहीं, गोल्ड की ज्वेलरी बोलो बेटा। क्लियर? आपको पता है ना यार कि इसके अगेंस्ट मेरे को ज्वेलरी ही मिलने वाली है, मतलब सप्लाईज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। तो आज ही लग गए, टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। भले उसने रिडीम कराया कि नहीं कराया कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे ही वाउचर दिया लग गए, और सर उस दिन जीएसटी पे करो, उस दिन लाइबिलिटी आ जाएगी बच्चा, है ना? बट इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, क्या बोला बच्चे? इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल दू तो विजुअलाइज हो जाएगा बच्चा। सुपर मार्केट का वाउचर बेटा, बिग बाजार, स्मार्ट बाजार। सर आपको मैंने बिग बाजार का, स्मार्ट बाजार का 1000 रुपए का वाउचर दिया बेटा कि अगले 6 महीने में आप कभी भी आके पूरे बिग बाजार में से, पूरे सुपर मार्केट में से जो खरीदना 1000 रुपए का सामान फ्री दे देंगे हमको। तो मैं दुकानदार हूं बेटा, आप मुझे बताओ कस्टमर उस वाउचर के अगेंस्ट क्या लेगा? मुझे पता है क्या आज बेटा? सप्लाई मतलब पता ही नहीं है बेटा। जब आज पता ही नहीं है वाउचर देते वक्त तो मैं क्या रेट से टैक्स लगाऊंगा बताओ? है ना? सप्लाईज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। तो जब वाउचर आप रिडीम कराओगे तब पता पड़ेगा कि आपने बाल्टी खरीदी है, या आपने चद्दर खरीदा है, या आपने साबुन खरीदा है, या आपने कपड़े खरीदे बेटा, है ना भाई? क्लियर? तो सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, है ना मालिक? बट इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो डेट ऑफ issue of voucher itself is the time of supply. But if supply is not identifiable at the time of issue of voucher, the date of redemption of the voucher is the time of supply. आया मजाक नहीं आया सर? आया मजाक नहीं आया? लेवल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बेटा आपका? क्लियर? ये था आपका सेक्शन नंबर 12, सब सेक्शन नंबर 4। ठीक है, इसके आगे सब सेक्शन 5 और 6 है, और वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा बेटा। सर 10:45, ओके? एक मिनट, कल का टाइमिंग भी नॉर्मल टाइमिंग बेटा अपना, ओके? 10:45 से 2:30 बेटा। आइए बच्चों देखने ध्यान से। अच्छा 1:45, ओके ठीक है सर। हाँ बेटा आइए। सर एक मिनट, मैं पहले बताता हूं आपको कि, और पीडीएफ शेयर करता हूं बेटा आपको, ठीक है? एक मिनट। पहले टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में मैंने कहा था आपको पढ़ा दिया, वो बताता मैं आपको बेटा। ये सेक्शन में 12 इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है बेटा आपका, ठीक है? ये सेक्शन में 12 सब सेक्शन 1, ये सेक्शन में 12 सब सेक्शन 2 दे रखा है। ये टाइम नोट टू इश्यू द इनवॉइस मिला है क्या बेटा आपको? अच्छा, आपने इनवॉइस इतना इशू किया है, जैसे 10 लाख का सप्लाई किया, 10 लाख का आपने इनवॉइस इशू किया, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा बेटा। आपने इनवॉइस एडवांस में इशू कर दिया, 2 लाख का इनवॉइस इशू किया, 2 लाख पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा बच्चा, है ना भाई? जितने अमाउंट का इनवॉइस इशू किया उतने पे लाइबिलिटी आ जाएगी कुल मिला के, ठीक है? अच्छा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स याद है बेटा आपको? वो याद है क्या आपको? सर ये आपका गैस सप्लाई कर दिया था, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स याद है बच्चा आपको? जो मैंने बोला था अगले महीने की 5 तारीख को आप हर बार मेरे को 1-1 लाख रुपए दे देना बेटा, फिर बाद में बैठ के हिसाब कर लेंगे, याद है?
वो एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, एक बार आप करिएगा, फिर मैं भी सोल्व कर दूंगा बेटा आपको। ओके सर 12-3 आरसी में याद आया बेटा आपको? क्लियर सर? और फिर ये दे रखा है क्या 12-4 वाउचर वाला बेटा, ये सुपरमार्केट का गिफ्ट वाउचर दे रखा है, गोल्ड ज्वेलरी का वाउचर का मैंने एग्जांपल दे रखा है बेटा आपको। है ना भाई? क्लियर? ये यहां तक मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों। ओके थैंक यू सो मच। यहां तक पढ़ के आइए बच्चों, क्योंकि आपके एंड पे अगर होता जाएगा पढ़ाई तो सर मजा आता जाएगा। सर हमने जितना पढ़ा है वो अगर आपके एंड पे डेली बेस पे होता है तो सर उससे क्या होगा, जब लेक्चर खत्म होंगे अपने तब तक आपका पूरा बुक आपके एंड पे हो जाएगा। और मेरी गारंटी यही है कि जो मैंने डे 1 पढ़ा है वो आपको लास्ट डे याद रहेगा। वो मेरा काम है सर, वो आपका काम नहीं बेटा। ओके चलिए सरकार, थैंक यू सो मच। माहौल जबरदस्त, शानदार। बाय बाय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।